जय श्री राम। तो आज की वीडियो में हम सेट 6 का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 के है। इससे पहले के सब क्वेश्चन हो चुके हैं। यह एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि लिखिए, पहला क्वेश्चन है। और फिर है कि इन अभिक्रियाओं पर संक्षेप टिप्पणी लिखिए। तो देखो, अल्कोहल का निर्जलीकरण होता है कि अगर उसको गर्म करते हैं H2SO4 के साथ में, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जैसे 443 केल्विन टेम्परेचर है तो ये बन जाती है एथिलीन। और अगर टेम्परेचर कुछ कम है 413 केल्विन, तो तब मेन प्रोडक्ट जो है ईथर बन जाता है। ठीक है, तो इसकी क्रियाविधि देखते हैं। अब देखो, क्रियाविधि है कि सबसे पहले जो हम H2SO4 ले रहे हैं, ठीक है, परबल अम्ल है, क्या काम है इसका? H पॉजिटिव देना। ठीक है, तो ये H पॉजिटिव जो है जाकर के यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा और प्रोटोनित एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन जाके इस ऑक्सीजन पे बैठ गया। ठीक है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन को जो है पॉजिटिव चार्ज पसंद नहीं है। ठीक है, तो क्या करेगी, यहाँ से कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच के अपना जो है H2O बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब यह जो है यह कार्बोकैटायन का बढ़ना चरण 2, यह सबसे धीमा चरण है। ठीक है, और यह अभिक्रिया का दर निर्धारक चरण होता है। किसी भी अभिक्रिया का जो सबसे धीमा चरण होता है वही उसका दर निर्धारक चरण होता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे जो H पॉजिटिव है वो जाके इस ऑक्सीजन से जाके जुड़ गया। अब इसको जो है पॉजिटिव चार्ज पसंद नहीं है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा है ये, तो इससे इलेक्ट्रॉन खींच लिया, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया। अब कार्बोकैटायन जो है, कार्बोकैटायन से अगर प्रोटॉन निकल जाए तो एथीन बन जाएगा। ठीक है, पर प्रोटॉन निकल गया तो यहाँ से जो है ये बॉन्ड जो है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बन जाएगा, जाके कार्बन और कार्बन के बीच में, और ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव बन के यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो एथीन बन सकता है। यहाँ से दूसरी भी संभावनाएं हैं। दूसरी संभावना क्या है, जो कार्बोकैटायन बना है, ठीक है, वो जाके दूसरे जो है एथेनॉल के ऑक्सीजन पे जाके जुड़ जाए। ठीक है, पॉजिटिव, जैसे H पॉजिटिव आके जुड़ गया था यहाँ पे इसके साथ, ऐसे ही कार्बोकैटायन जो है इसके साथ आकर के जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2O CH2 CH3 और H इधर और पॉजिटिव चार्ज, फिर से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज तो जो है बिल्कुल पसंद नहीं है। अब यहाँ से क्या निकलेगा, तो फिर लास्ट स्टेप इसका भी वही होगा, यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा। ठीक है, ये H अपने इलेक्ट्रॉन देके इसको यहाँ से बाहर, तो H पॉजिटिव निकलेगा, तो CH3 CH2O CH2 CH3 ये बन जाएगा ईथर, डाई एथिल ईथर। ओके, तो कार्बोकैटायन बनने के बाद दो संभावनाएं होती है। एक तो सीधा कार्बोकैटायन में से ही H पॉजिटिव निकल जाए तो एथीन बन जाता है, और अगर जो है वो जाके दूसरे एथेनॉल अणु से जुड़ जाए फिर H पॉजिटिव निकले तो ईथर बन जाता है। ठीक है, कुल मिला के जल निकल रहा अभिक्रिया में, इसलिए क्या है, निर्जलीकरण अभिक्रिया है। अब आगे है, हमें टिप्पणी करनी है राइमर टीमन अभिक्रिया पर, कोल्बे अभिक्रिया पर और विलियमसन ईथर संश्लेषण पर। देखो, राइमर टीमन अभिक्रिया क्या है, फिनोल की सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया से बेंजीन में CHO समूह ऑर्थो स्थिति पर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, मतलब जो फिनोल है उसकी ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाता है, CHO समूह आ जाता है, और ये बन जाता है सैलिसल्डिहाइड। इस अभिक्रिया को राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापित मध्यवर्ती, जो ये मध्यवर्ती बनती है, बेंजील क्लोराइड क्षार की उपस्थिति में अपघटित होकर सैलिसल्डिहाइड बनाती है। देखो, फिनोल की जो है पहले रिएक्शन करवाते हैं CHCl3 से और NaOH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक जो है CHCl2 यहाँ चला जाएगा, एक HCl और एक जल अणु H2 बाहर हो जाएंगे, और ये बन जाएगा ONaCHL2। इसका आगे जल अपघटन करवाएंगे तो देखो, जो ये था CHCl2, जब हम इसका जो है करवाते हैं जल अपघटन NaOH से दोबारा, तो 2 NaCl को लेके गए, यहाँ पे CH पे OH और OH जुड़ गए, और एक कार्बन पे एक से ज़्यादा OH समूह क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, वहाँ से जल बाहर हो गया H2 और ये बन गया ONaCHO। अब इसमें फिर से HCl डाल लेंगे तो ये NaCl बार और OHCHO। ठीक है, ये बन जाता है। इधर देख लो, ये थोड़ा शॉर्ट में है, OHCHO सैलिसल्डिहाइड इसका नाम है। ठीक है, सैलिसल्डिहाइड बन जाता है।
नेक्स्ट है कोलबे अभिक्रिया। कोलबे अभिक्रिया में क्या, फिनोल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विकृत कराने से बना फिनोक्साइड आयन, ठीक है, मतलब फिनोल का जो सोडियम फिनोक्साइड लेना है, ठीक है। फिनोल की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन रागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है, फिनोल की अपेक्षा वो ज्यादा क्रियाशील होता है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन में। अतः CO2 जैसे दुर्बल इलेक्ट्रॉन रागी के साथ इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन करता है, ठीक है, मतलब इसमें CO2 क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन रागी की तरह बिहेव करके जाके बेंजीन पे जुड़ जाएगा, ठीक है। अतः ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे COOH समूह जो है जुड़ जाएगा। देखो अगर फिनोल की रिएक्शन NaOH से करवा देंगे तो ये बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, इस तरीके से। फिर इसमें जो है हम CO2 जो है डाल लेंगे, और जो है टेम्परेचर होता है इसका 400 से 700 केल्विन टेम्परेचर, और 400 केल्विन नॉर्मली, और 4 से 7 वायुमंडल दाब पर जो है यह अभिक्रिया करता है, यहाँ पे COOH जाके जुड़ जाता है। फिर इस Na को हटाने के लिए, जैसे पिछली अभिक्रिया में हमने HCl डाला, NaCl निकाला, ऐसे कोई अम्ल डालते हैं, वो जो है NaCl बाहर हो जाएगा, जैसे H अपने प्लेस पे वापस आ जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर फिनोल से ये बनाना है तो क्षार डालते हैं NaOH, और इससे फिनोल दोबारा प्राप्त करनी है तो अम्ल डालते हैं, ठीक है, इससे फिर से OH लाना है तो अम्ल डालते हैं पॉजिटिव। तो ये थी हमारी कोलबे रिएक्शन, राइमर टीमन अभी करी थी। देखो विलियमसन संश्लेषण, यह सम्मित और असम्मित ईथरों को बनाने के महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि। इस विधि में क्या होता है, हम एल्किल हैलाइड RX की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड RONA के साथ कराते हैं, ठीक है, उससे क्या बन जाते हैं ईथर। जो RO निगेटिव है ये रिप्लेस कर देता है इसको, यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड है इसका जो है प्रतिस्थापन होता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, ठीक है, उसके साथ जुड़ जाता है, और ये ठीक है। तो प्रतिस्थापित द्वितीयक अथवा तृतीयक एल्किल समूह युक्त ईथर भी इस विधि द्वारा बनाई जा सकती है, ठीक है। इस विधि में प्राथमिक एल्किल हैलाइड पर एल्कोक्सिया आयन का SN2 आक्रमण होता है, ठीक है, मतलब ये SN2 क्रिया विधि फॉलो करता है। ये एक दो पॉइंट जो है नोट करने के होते हैं, कभी कभी टिप्पणी लिखी 2 नंबर में आ जाती है, ठीक है, वहां पर हमें अभिक्रिया, जैसे अभिक्रिया ली, इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेंगे एक दो, और जो है एक दो बात लिखनी पड़ती है, ठीक है, उसमें काम आएगा। ओके, तो अच्छे से देख लो, इसको लिख लो अच्छे से। आगे क्वेश्चन है, कैसे प्राप्त करेंगे सोडियम एथोक्साइड से डाई एथिल ईथर, बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से प्रोपेन 1 ओल। देखो सोडियम एथोक्साइड से डाई एथिल ईथर बनाने के लिए हम यही विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया से बनाएंगे, ठीक है। ये जो है CH3CH2ONA, ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम CH3CH2Cl से करवा देंगे, तो क्या बन जाएगा CH3CH2O CH2CH3 प्लस Na के पास Cl, NaCl, ये हो गया, ये बनेगी डाई एथिल ईथर। दूसरा था बेंजिल क्लोराइड, ये हो गया बेंजिल क्लोराइड, इससे बेंजिल अल्कोहल बनाना है, तो इसकी अभिक्रिया हम KOH से करवा देंगे जलीय, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिस्थापन हो जाएगा, OH आ जाएगा, बेंजिल अल्कोहल बनेगा प्लस KCl, ये हो गया। अगली थी एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3CH2MgCl, इससे बनाना है प्रोपेन 1 ओल, तो इसकी अभिक्रिया जो है हम फॉर्मेल्डिहाइड से करवा देंगे HCHO, ठीक है। तो ये जाके इसमें जुड़ जाएगा, मतलब CH3CH2 और CH2OMgCl, इसका जल अपघटन करवा देंगे, तो क्या हो जाएगा CH3CH2CH2OH बन जाएगा प्लस MgClOH, ठीक है, ये प्रोपेनॉल हो गया, और ये अलग बार हो जाएगा, ठीक है। कई लोग इसको पहचान नहीं रहे होंगे, ये ऐसे होता है ना, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO इसकी रिएक्शन करवाते हैं CH3CH2MgCl के साथ में, तो HCH एक तरफ ही आ जाएगा CH3 CH2 सॉरी, और एक तरफ OMgCl,
Cl, ठीक है, यही है। फिर इसका जल अपघटन करा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे बन जाती है ये तीनों रिएक्शन। ये पहली विलियमसन ईथर संश्लेषण से, दूसरी जो है इसके नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन से, और तीसरी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया से। आगे क्वेश्चन है कि हेलो एल्केन में एक अणुक तथा द्वि अणुक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, ठीक है। एक अणुक और SN1 और SN2 जो रिएक्शन है उनकी क्रियाविधि कह रहा है, उनका वर्णन करने है। तो देखो सबसे पहली बात, SN1 रिएक्शन जो है, SN1 रिएक्शन सामान्यतः ध्रुवीय है। प्रोटिक विलायकों जैसे जल, अल्कोहल इनकी उपस्थिति में संपन्न होती है। इनकी उपस्थिति में क्या होता है, ये जो हेलो एल्केन है ये पहले मतलब क्रियाविधि पे आए तो ये जो है यहाँ कार्बोकैटायन बन जाएगा और Br निगेटिव जो है टूट के अलग हो जाएगा। देखो ये कुछ इस तरीके से है, CH3 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 और Br, ठीक है। तो जल आदि विलायक की उपस्थिति में क्या होगा, ये जो कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड है ये पहले से क्या है, बहुत ज़्यादा ध्रुवीय है। तो इनकी उपस्थिति में बॉन्ड टूट के क्या करेगा, कार्बोकैटायन बनाएगा, ठीक है, प्लस Br निगेटिव। ये जो स्टेप है ये बहुत ही धीमा है, ठीक है, बहुत मतलब सबसे धीमा यही है। इस अभिक्रिया में 2 स्टेप है, ये स्टेप क्या है, धीमा है, और इसलिए ये स्टेप क्या है, इसका दर निर्धारक पद है, ठीक है। जो भी अभिक्रिया का सबसे धीमा स्टेप होता है वही उसका क्या होता है, वेग निर्धारक पद होता है। और इसमें केवल हमें जो है इसकी जो एल्किल हैलाइड की सांद्रता पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जो नाभिक नहीं है उसकी सांद्रता तो हमने इसमें ली नहीं है, ठीक है, केवल इसकी, इसलिए इसको एक अणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो इनकी उपस्थिति में जो है ये कार्बोकैटायन बनता है, और जैसे ही कार्बोकैटायन बनता है तो उस पर आके नाभिक स्नेह अल्लाह बोल और जाके उसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है। तो यह 2 चरणों में पूर्ण होती है। प्रथम चरणों में ध्रुवीय CR आबंध का धीमा विदलन एक कार्बोकैटायन तथा एक ब्रोमाइड आयन बनता है, ठीक है, मतलब Br ले रखा है ना तो ब्रोमाइड। दूसरे चरण में इस प्रकार निर्मित कार्बोकैटायन पर नाभिक रागी के द्वारा आक्रमण होता है तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूर्ण होती है। अब देखो जो इसमें कार्बोकैटायन बनता है तो कार्बोकैटायन जो है उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ठीक है, क्योंकि यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय है। कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होगा तो फिर इससे जुड़ जाके फिर से बना लेगा, ठीक है। तो 3 डिग्री के लिए इस अभिक्रिया की दर क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, ओके। तो चरण 1 सबसे धीमा तथा उत्क्रमणीय होता है। इसमें C कार्बन और Br ले रखा है इसने, तो Br आबंध का विदलन होता है जिसके लिए ऊर्जा प्रोटिक विलायक के प्रोटॉन द्वारा हैलाइड आयन के विलायक वियोजन से प्राप्त होती है। मतलब ये बॉन्ड जो टूटेगा, बॉन्ड टूटने के लिए जो एनर्जी आएगी, जब वो Br नेगेटिव जो है जाके विलायक के H पॉजिटिव के साथ हल्की हल्की बॉन्डिंग बना के जुड़ेगा, तो उस बॉन्डिंग से जो एनर्जी रिलीज होगी वो वहाँ से एनर्जी मिलेगी, ठीक है। हमेशा याद रखना, बॉन्ड जब टूटता है तो उसके लिए एनर्जी देनी पड़ती है, और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी जो है वो मुक्त होती है, ठीक है। चूंकि अभिक्रिया की दर सबसे धीमे चरण पर निर्भर करती है, अतः अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल से एलाइड इसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, ना कि हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता पर। इसके अतिरिक्त कार्बोकैटायन का स्थायित्व जितना अधिक होगा अभिक्रिया का वेग भी उतना ही अधिक होगा। मतलब एल्किल हैलाइड से इसका विरचन भी उतना ही सरल होगा, अतः अभिक्रिया का वेग भी उतना ही अधिक होगा, ठीक है। ये होगी हमारी एक अणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसको मतलब जो एक एक लाइन मतलब तुम लोग इसकी रट सकते हो, है ना, इतना फिट तरीके से है, बहुत ज़्यादा जो है कहानी एनसीईआरटी देती नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी बात कह के अपना काम खत्म। तो दूसरी है द्वि अणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2। इसमें क्या है, CH3Cl तथा हाइड्रोक्साइड आयन की अभिक्रिया जिसमें मेथनॉल तथा क्लोराइड आयन बनता है, द्वितीय कोटि बल गति का अनुसरण करती है, ठीक है। वो पिछले वाली
प्रथम कोटि की बल गति का अनुसरण करते हैं, मतलब उसमें एक ही अभिकारक की सांद्रता निर्भर कर रही थी ना, ठीक है, इसलिए। अर्थात अभिक्रिया का वेग दोनों अभिक्रियाओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। इस अभिक्रिया को आरेखीय रूप से चित्र 10 पॉइंट में प्रदर्शित किया गया है। देखो ये CH3Cl है, इस पे जो है जो OH निगेटिव है पीछे से जाकर इस कार्बन पे आक्रमण करेगा, पीछे से मतलब इसकी कमर पे हमला करेगा, क्योंकि सामने से जो Cl निगेटिव है इसको भगा देता है, चल चल परे चल, इसको रिपेल कर देता है, ठीक है, क्योंकि इस पे भी डेल्टा निगेटिव चार्ज है ना, रिपेल कर देता है। लेकिन ये क्या करता है, पीछे से जा करके जुड़ जाता है, ठीक है, जैसे इसको रास्ता मिला, ठीक है, जा करके जुड़ गया, और जुड़ते के साथ ही क्या होगा, फिर एक बार इसकी बॉन्डिंग बढ़ने लगी, इनको H को परे को धकेल देगा और जा करके इसके साथ Cl के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, ये मध्यवर्ती बन जाती हैं और फिर जा करके ऐसा OH इसके साथ में जुड़ जाता है, Cl निगेटिव बाहर हो जाएगा। देखो ये है OH, ठीक है, इधर यहाँ पे ये CH3Cl है, ये जा करके इसको पीछे से जाके अटैक करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा और ये कुछ समय के लिए जो है ये भी जुड़ा रहेगा, ये भी जुड़ा रहेगा, 5 बॉन्ड इसके लगभग बने हुए हैं, बट ये क्या है, बहुत ही अस्थायी होती है, ठीक है, संक्रमण अवस्था, और जल्दी से टूट के उत्पाद बन जाता है इसका, ठीक है। यह द्विअणुक नाभिक स्नायु प्रतिस्थापन SN2 को प्रदर्शित करता है। तो अब अगर इस कार्बन के साथ में कुछ भारी ग्रुप जुड़े होंगे तो वे इस न्यूक्लियोफाइल की जो है इस पे कार्बन पे अटैक करने को रोकेंगे, है नहीं, इसको बड़ी मुश्किल होगी उस पे अटैक करने में, इसलिए इसकी जो कर्म होगा अभिक्रिया का वेग का वो होगा 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। मतलब जो मेथाइल है ये सबसे पहले अभिक्रिया देगा, उसके बाद जो है जैसे इथाइल हो गया, ये इथाइल हैलाइड, ठीक है, ये थोड़ा परेशान नहीं करेगा इसको, ये और ज़्यादा, ये और ज़्यादा, ये तो जाने ही नहीं देगा, अड़के खड़े हो गए इसके रास्ते में, कहाँ को जाएगा बेचारा, है ना। तो देखो अगर इनके वेगों का अनुपात दे रखा है, अगर ये इसकी वैल्यू अगर 30 है तो इसकी 1 है, 30 गुणी कम, इसकी 0.02 और इसकी तो 0, ये तो अभिक्रिया होगी ही नहीं, मतलब, ठीक है, तो ये SN2 अभिक्रिया है। आगे क्वेश्चन है, अथवा निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, वुर्टज फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया। तो देखो वुर्टज फिटिंग अभिक्रिया क्या है, एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड हो गया RX, ये एरिल हैलाइड का मिश्रण सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल एरीन देता है तथा इसे वुर्टज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, एरिल हैलाइड, सिर्फ एरिल हैलाइड भी शुष्क ईथर में सोडियम के साथ अभिक्रिया करके सजातीय यौगिक, मतलब जिसमें क्या है एरिली है, ठीक है, मतलब ये जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक ही है, जिसमें 2 एरिल समूह परस्पर जुड़ जाते हैं, ठीक है, इसे फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर केवल एरिल हैलाइड हम लेंगे तो अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया, केवल एल्काइल हैलाइड लेंगे तो वुर्टज, और दोनों का मिश्रण ले लेंगे तो वुर्टज फिटिंग, ठीक है, ओके, यही था बस। आगे निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, इटार्ड अभिक्रिया, गाटरमान कोच के जहाँ कोक लिख दिया अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया और एल्डोल संघनन। तो देखो इटार्ड अभिक्रिया होती है, क्रोमिल क्लोराइड मेथिल समूह को एक क्रोमियम संकुल में ऑक्सीकृत कर देता है, जो जल अपघटन करने पर संगत बेंजल्डिहाइड बनाता है। जैसे टालुविन ले लिया, इसकी अभिक्रिया हम CrO2Cl2 से करवाएंगे तो ये जो है इसको ऑक्सीकृत करवा के ये बना दिया, जिसका अगर हम जल अपघटन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, यह अभिक्रिया इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। अगली है गाटरमान कोक अभिक्रिया। तो ये क्या है, जब बेंजीन या इसका व्युत्पन्न जो है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बेंजल्डिहाइड या प्रतिस्थापित बेंजल्डिहाइड बनता है। जैसे अगर नीचे CH3 लगा हुआ है तो नीचे CH3 लगा रहेगा, ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। OH लगा रहा है, फिनोल है, फिनोल भी ये अभिक्रिया देगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। यह अभिक्रिया गाटरमान कोक अभिक्रिया कहलाती है। कोच है COCH, पर हिंदी में कोक लिखते हैं यार ये, कोच। अगली है कैनिजारो अभिक्रिया। तो कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, एल्डिहाइड
जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, सांद्र क्षार की उपस्थिति में गर्म करने पर स्व ऑक्सीकरण व अपचयन असमानुपातन की अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। मतलब एक अणु का जो है उसमें ऑक्सीकरण हो जाएगा, एक अणु का उसमें अपचयन हो जाएगा। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में अपचयित हो जाता है, जबकि दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल में के लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है। देखो जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन, तो क्या होगा, इसकी अभिक्रिया हमने करवा दी सांद्र QH के साथ, क्षार के साथ, तो एक का तो क्या बनेगा, मेथेनॉल बनेगा CH3OH, और एक का HCOO के पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, मतलब फॉर्मिक अम्ल का पोटेशियम लवण। ठीक है, Na लेते तो HCOONA बन जाता। सिमिलरली अभिक्रिया बेंजल्डिहाइड भी देती है, बेंजिल अल्कोहल बन जाता है और ये सोडियम बेंजोएट बन जाता है। ठीक है, मतलब एक का तो जो है अल्कोहल बन जाएगा, एक का NaOH इसमें सोडियम लवण बनेगा। एल्डोल संघनन, जिन एल्डिहाइड व कीटोनों में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान हो, वे तनुक्षार के उत्प्रेरक की तरह उपस्थिति में एक अभिक्रिया द्वारा क्रमशः बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको एल्डोल बोलते हैं, तथा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया को एल्डोल अभिक्रिया कहते हैं, एल्डोल संघनन। देखो जैसे ये क्या एसिटल्डिहाइड है, एक और है CH3CHO है, CH3CHO है, तो क्या होता है, इसका H जो है कहता है इसके ऑक्सीजन के पास जाऊं चला ही जाता हूँ, तो ये ऑक्सीजन के पास चला जाता है इसका H। ठीक है, तो CH3CH इधर OH और यहाँ के CH2CHO, तो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गया ना, ये बनेगा, ये होती है एल्डोल संघनन। ठीक है, इसमें जो उत्पाद बनता है अगर इसको हम गर्म कर दे तो यहाँ से H2 जल बाहर हो जाता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH ये बन जाता है। ऐसे ही अगर हम कीटोन भी ले ले CH3COCH3 CH3COCH3, उसमें भी एक H ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, जा करके जुड़ गया, और बाकी ये CH2COCH3 आगे इसमें जा करके जुड़ गया। ठीक है, NaOH की उपस्थिति में। तो ये होगी मेरी क्या, एल्डोल संघनन अभिक्रिया। अच्छा, अब आगे है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। एसिटल्डिहाइड की क्रिया टोलेन अभिकर्मक से कराई जाती है, फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया NaOH से होती है, ये तो अभी करी हमने। फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया NaOH से होकर क्या बनते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया, एक का जो है मेथेनॉल बनेगा, एक का HCOONA ये बन जाएगा। ठीक है, वो बेंजीमाइड का जल अपघटन होता है, तो क्या होता है, तो देखो ये है एल्डिहाइड, इसकी अभिक्रिया अगर हम टोलेन अभिकर्मक से करवाते हैं तो जो है इसका ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीकरण हो गया, ये बन जाएगा एसीटेट आयन। ठीक है, मतलब ये जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होगा, उसका ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, अब क्योंकि बेसिक मीडियम है तो बेस जो है इसका H पॉजिटिव उठा के ले गया, यहाँ पे RCOO निगेटिव बचा है बेचारा। ठीक है, Ag नीचे बैठ जाएगा, मतलब जो भी वो होगी उस पर जाके चिपक जाएगा, पता चल जाएगा हमें, H2O निकल जाएंगे, 2 H2O और 4 NH3 बाहर हो जाएंगे। तो मेन चीज क्या है, ये टोलेन अभिकर्मक इसका क्या है, ऑक्सीकरण करवा देगा। हम इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि RCHO ऑक्सीकरण किससे, टोलेन अभिकर्मक से, और RCOOH ऑक्सीकरण करवा के इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल दिया। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं अभिक्रिया, और चाहो ऐसे लिख लो, ये जो है संतुलित अभिक्रिया है पूरी। ओके, तो आखिरी है बेंजामाइड का जल अपघटन, CONH2 बेंजीन, ये हो गया बेंजामाइड, इसका जल अपघटन कराते हैं तो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा COOH, और अम्लीय माध्यम है प्लस NH4 पॉजिटिव, ये हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम एमाइड का जल अपघटन करवाते हैं तो उससे कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है, ये याद रखना है हमें बस। ठीक है, तो जी हमारा सेट 6 होता हुआ कंप्लीट। अब हम मिलेंगे आपसे अगले सेट में, सेट नंबर 7 में। तब तक दीजिए आज्ञा, जय सिया राम।